फेमस पैसेंजर परमवीर। राम राम सारन है। तो आज हमारे साथ हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है पैसेंजर परमवीर। वैसे परमवीर बेनीवाल नाम है पर चैनल का नाम है पैसेंजर परमवीर। तो जो लोग उनको नहीं जानते मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। तो भैया करते हैं पूरा वर्ल्ड ट्रैवल। तो भैया के अभी 70 कंट्रीज़ कंप्लीट हो गए हैं, बाकी बहुत ही जल्द हो जाएंगी। आप सब विश करना भैया के लिए। तो अभी जल्दी से पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। तो कैसे हो भैया? एकदम बढ़िया भाई सुप्रीत। राम राम आप सभी को। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी अपने चैनल पर। और बस करते हैं शुरू। पूछो। तो आजकल क्या कर रहे हो? आजकल भाई कुछ नहीं, 7-8 दिन पहले ही मैं आया हूँ अपना ट्रिप ख़त्म करके न्यूयॉर्क से दिल्ली, और 5-7 दिन दिल्ली रुका, फिर अभी सारा आ गया जिधर हम बैठे अभी। तो अब नेक्स्ट कंट्री कौन सी प्लान कर रहे हो? नेक्स्ट कंट्री अभी भाई कुछ ऐसा फाइनल नहीं है, लगा हुआ मैं, पर प्लान मेरा यह है कि ईस्टर्न यूरोप की जो मेरी कंट्रीज़ बच गई वो सारी कंट्रीज़ कंप्लीट करूँ मैं इसी महीने। अभी से 25-30 दिन में दोबारा निकलने की सोच रहा हूँ। अभी मेरे को आते आते लेट थोड़ा, इसलिए मैं अपॉइंटमेंट ले रहा था मेरे वीज़ा की। अच्छा। तो यूरो वीज़ा मेरा एक्सपायर हो चुका है, शेंगन वीज़ा लेके निकलूंगा दोबारा। और उसके बाद वेस्टर्न अफ्रीका में नहीं गया अभी, वो पार्ट मेरे को करना है। तो अगले 3-4 महीने में ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न अफ्रीका और साउथ अमेरिका, ये मेरे प्लान है। तो जो हर पॉडकास्ट में सवाल सबसे कॉमन होता है कि आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, तो हम इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। तो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है और काफ़ी बार पूछा जाता है मेरे से। हालांकि मैंने अपने 1-2 बार लाइव सेशन में भी डिस्कस करा है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, और 1-2 पॉडकास्ट और पहले करे, इंटरव्यूज़ करे, उनमें काफ़ी बार आता है ये क्वेश्चन। पर मेरे को उतना ही मज़ा भी आता है इस क्वेश्चन का आंसर देने में। तो जर्नी स्टार्ट हुई मेरी, आप पहले ट्रैवलिंग की पूछना चाहोगे यूट्यूब की? उस हिसाब यूट्यूब ट्रैवलिंग बहुत। चलो पहले ट्रैवल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मेरा इंटरनेशनल ट्रिप था इंडिया के बाहर, वो था दिसंबर 2015 में, जो कि था यूएस। लेकिन दरअसल यूएस में रिश्तेदार वगैरह इतने, मेरी खुद बड़ी बहन भी वहाँ रहती है, बुआ का लड़का, बुआ की बेटी और सब। तो इंडिया से जब मैं यूएस गया 2015 दिसंबर में और 2016 की जनवरी में, मेरे को ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी और कंट्री में, वो कल्चरल शॉक नहीं आया बिल्कुल भी। एक घर से दूसरे घर चला गया मानो ऐसा वो। तो ठंड भी काफ़ी थी, बाहर में जहाँ जाते नहीं थे, अंदर रहते थे घर में। तो मैं इंडिया आ गया वापस, पर मेरे को ऐसा कुछ खास लगा नहीं भाई इंडिया के बाहर ये कुछ। फिर मैं कॉलेज में था 2017 में, मेरा सेकेंड ईयर था शायद कॉलेज का। तो मैंने इंटर्नशिप ढूंढी एक टर्की में, आईसेक एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू। तो मैं टर्की गया उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। लगभग 2 महीने मैं टर्की रहा जस्ट बाय माई सेल्फ। कोई घर वाला या कुछ नहीं था उस टाइम। एक बिल्कुल नए एनवायरनमेंट में जाके खुद से वहाँ पे रुका और लोगों से मिला। पूरी दुनिया के कोने से लोग वहाँ पे आए हुए थे उस इंटर्नशिप पे। तो मेरे दोस्त बने काफ़ी, चाइना से, इटली से, रशिया से, इजिप्ट से, टर्की से। बाद में मैं उन्हें घूमने भी गया, मिलने भी गया उनसे। पर तब मेरे को रियलाइज़ हुआ भाई कितनी बड़ी दुनिया है। अपन तो एक बबल में रह रहे थे इंडिया में या हिसार में, और तरह तरह के लोग लैंग्वेजेस बोलते हैं। अपने यहाँ पे कोई हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज बोलते हैं तो हमें लगता है कि भाई हम तो बाइलिंगुअल है, बहुत बड़ी बात होगी। पर ऐसा नहीं है। लोग इतने फ्लुएंटली वो जो ट्रांजिशन कर रहे थे ना, रशियन से इटालियन, इटालियन से फ्रेंच से इंग्लिश, मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेट हुआ वो देख के। तो वो कल्चर्स जो मैंने देखे, अलग अलग सुने, तब मेरे को रियलाइज़ हुआ भाई ट्रैवलिंग करना सच में मज़ेदार चीज़ है और मैं ये और करना चाहता हूँ। तो टर्की से मेरे को हालांकि डायरेक्टली वापस इंडिया आना था 2 महीने वो इंटर्नशिप के बाद, पर मैंने मेरी टिकट वो कैंसिल करी। वहाँ से मैं गया जॉर्जिया, फिर जॉर्जिया से मैं गया कतर से फिर मैं आया इंडिया। तो तब मेरे को रियलाइज़ हुआ भाई मैं अकेले घूम सकता हूँ और दुनिया काफ़ी खूबसूरत है। मेरे ट्रैवलिंग का कीड़ा तो उस ट्रिप के बाद आया 2017 टर्की में जब गया। फिर यूट्यूब तब तक मैं नहीं करा था। 2017 हो गया, 2018 में मैं कॉलेज से पास आउट हो गया, लेकिन मैंने जॉब वगैरह कुछ भी नहीं किया। मतलब कोई बिज़नेस स्टार्ट नहीं करा, कहीं जॉब नहीं करी, कुछ फ्यूचर का कुछ प्लान नहीं। 1 साल मैंने बस यूँ था पता नहीं मैं क्या करूँगा। लाइफ से मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था क्या करना है। फिर मैं गया एक रशिया का मैंने ट्रिप प्लान करा, रशिया गया। वहाँ पे मैंने सोचा कि मैं वीडियोस बनाऊंगा। मैं यूट्यूब चला रहा था, एक दिन ऐसे ही मेरे को कोई यूट्यूबर दिख गया, उसने ट्रैवल वीडियोस बना रखी थी। मैं बोला यार इससे ज़्यादा तो शायद मैं घुमाऊँ, तो मुझे भी वीडियो बनानी चाहिए। तो 2018 में मैं रशिया गया और कज़ाकिस्तान, उधर मैंने 1-2 वीडियो बनाई। बहुत घटिया वीडियो थी वो। तो कॉलेज ख़त्म हुए मेरे कुछ ही दिन हुए थे, तब कुछ महीने हुए थे, 2-3 महीने। तो घटिया वीडियोस थी, वो नहीं चली। और घर आके फिर मैंने वो पूरा साल ख़राब करा। मैं घर पे रहा, कहीं ट्रैवल नहीं करा। और क्योंकि पहले तो मैं उस इंटर्नशिप के लिए गया था 2017 में, 2018 में घर से पैसे मांग के कि भी ठीक है ट्रैवल करने जा रहा हूँ, चला गया। अब दोबारा कैसे मांगूँ, खुद भी शर्म आती है। तो मैंने उस ड्यूरेशन में घर पे रह के जिन जिन कंट्रीज़ में मैंने पहले विजिट करा था उनकी वीज़ाज़ की वीडियोज़ बनाई कि भी कैसे वीज़ा मिलते हैं, एयरलाइन की क्या गाइडलाइंस होती है, बैगेज की वीडियो बना दी, रैंडम टॉपिक्स ट्रैवल से रिलेटेड, बिना ट्रैवल करे जो चीज़ें बना सकता हूँ वो सब बनाया। फिर 2019 आ गया, 1 साल हो गया था मेरे को कॉलेज से पास आउट हुए। अब बिल्कुल यूँ घर से ही प्रेशर वही कर कुछ लाइफ में क्यों टाइम ख़राब कर रहा है।
तो फिर मैं बोला ठीक है पापा, मैं एक बार और ट्रिप मारूंगा, घूम के आऊँगा मैं बाहर, और मेरे को थोड़े पैसों की ज़रूरत है। तो पापा बोले ठीक है भाई, तेरी आखिरी इच्छा, एक बार और घूमा। तो मैंने सोचा था भाई अब मैं डिसाइड कर लूँगा फाइनली कि मेरे को यूट्यूब करना है नहीं करना, ट्रैवल करना है नहीं करना। तो मैंने सोचा ऐसे धक्के नहीं खाऊंगा, मैं कुछ कंटेंट बनाऊंगा तो ऐसे बनाऊंगा बिल्कुल आउट ऑफ द लीग जाके, एकदम अनकन्वेंशनल कंटेंट बनाऊंगा मैं, जो किसी ने देखा नहीं होगा। तो मैं गूगल पे जाता हूँ, मैं सर्च करता हूँ मोस्ट वियर्ड पीपल इन द वर्ल्ड, मोस्ट डेंजरस पीपल इन द वर्ल्ड, weirdest tribes in the world. Then I came across this tribe called Mursi tribe, which lives next to the Omo Valley in south of Ethiopia, next to the border of Sudan. तो मैंने टिकट कराई मेरी इंडिया से इथोपिया की, और मैं साथ में अपने चाचा के लड़के को भी ले गया, मामा के लड़के को भी ले गया। उनको मैंने बोला फ़ौरन घुमा के लाता हूँ तुम्हें। उन्हें नहीं पता था हम अफ्रीका जा रहे हैं कि कबीलों में और ऐसे ट्राइब से मिलने। तो बस फिर मैंने पापा से कुछ लिमिटेड से पैसे लिए, वो हालांकि ख़त्म भी हो गए थे, तो काफ़ी मुश्किल थी वो ट्रिप। वहाँ गया मैं, उन ट्राइब्स के पास उनकी वीडियो बनाई। वो मेरी सबसे पॉपुलर वीडियो भी रिसेंटली टाइम तक वही थी, अब तो कुछ और होगी। तो काफ़ी मिलियन उस पर व्यूज़ आए, वहाँ से मेरे चैनल ने टेक ऑफ करा, और मेरी यूट्यूब की जर्नी एक्चुअली वहाँ से स्टार्ट हुई 2019 सितंबर से। हाँ जी। तो जैसे आप ये बताओ कि आपने स्कूलिंग वगैरह कहाँ से करी और कौन से कॉलेज में थे आप? स्कूलिंग मेरी थी दिग्विजय मेमोरियल स्कूल हिसार से। हिसार में मैं पैदा हुआ 1997 1 जनवरी को, और अपनी ज़िंदगी के शुरू के शायद 17 साल मेरे हिसार में ही बीते, 16 या 17 साल। 2013 तक मैं हिसार में था। 8th क्लास तक मैं दिग्विजय मेमोरियल स्कूल में, फिर 8th में मैं गया कैंपस स्कूल में, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। फिर 9th में मैं दिल्ली गया, पर दिल्ली मेरा मन नहीं लगा तो मैं छोड़ के वापस आ गया। फिर मैं दोबारा दिग्विजय मेमोरियल स्कूल में गया, 9th और 10th मैंने वहाँ से करी। फिर 11th में मैं फाइनली दिल्ली जाता हूँ, क्योंकि मेरे पापा तब दिल्ली में डेयरी मिल्क स्कीम में उसके जनरल मैनेजर थे। इंडिया की पहली ऑर्गेनाइज डेयरी थी, गवर्नमेंट डेयरी। तो फिर हमारी पूरी फैमिली शिफ्ट होगी दिल्ली साल 2013 में। तो मैंने 11वीं और 12वीं करी रामजस इंटरनेशनल स्कूल पूसा रोड से। उसके बाद मैं वॉलीबॉल खेलता था, तो 12th के बाद मेरे को एडमिशन मिला हिंदू कॉलेज में, स्पोर्ट्स कोटा से ही, वॉलीबॉल की वजह से। वरना तो जो मेरा कोर्स था BSc जूलॉजी ऑनर्स, उसकी कट ऑफ थी मेरे ख्याल 97-98% थी जनरल की, तो मुझे एडमिशन तो मिल ही नहीं सकता था, पढ़ाई में कोई खास नहीं था। तो वॉलीबॉल की वजह से स्पोर्ट्स कोटा से मुझे एडमिशन मिला। 3 साल मैंने हिंदू कॉलेज में बिताए। उसके बाद मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में, मास्टर्स इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। पर वो मैं कभी भी पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि ट्रैवल करता था, पेपर देने कभी इंडिया आया ही नहीं। फिर वो मेरे 3-4 साल ऐसे ही बीत गए, तो मैंने कभी पेपर दिए नहीं, ना वो डिग्री करी। तो अभी मेरी जो मेरे पास जो डिग्री है लेटेस्ट वही है, बैचलर्स इन जूलॉजी ऑनर्स हिंदू कॉलेज से। तो जब आप मुर्सी ट्राइब के उधर गए तो उसकी थोड़ी और एक्सप्लेन करोगे उधर क्या क्या हुआ? भाई एक्सप्लेन तो मतलब ना, मेरे को हम सब के लिए एकदम ऐसे होता है कि भी कैसे, हमने डिस्कवरी वगैरह भी देखी होती है चीज़ें, मतलब लोग ऐसे रहते हैं, उनका वो लाइफस्टाइल कभी सोचा नहीं था कि असली में एक्सपीरियंस करेंगे। तो बस कुछ नहीं, मेरे को बस यूँ था कि जाऊँगा किसी तरह। मैंने नेट पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करी इस चीज़ के ऊपर कि भी मैं जाऊँगा तो कोई बहुत अच्छा कंटेंट बना के ही आऊँगा। तो मैंने काफ़ी रिसर्च ऑलरेडी कर रखी थी। वहाँ पे मैं गया, एकदम बिल्कुल ही अलग लाइफस्टाइल था। और उसके बाद से मेरे को धीरे धीरे मतलब ना और कल्चर्स और तरह के लोग जिनकी और थिंकिंग है और रिलीजन, हर चीज़ के लिए मैं काफ़ी एक्सेप्टेबल हो गया कि भाई हमारे कल्चर में जैसे हम मान लेते हैं कि भाई बीफ खाना बहुत बड़ा गुनाह है, मैं खुद भी नहीं खाता, लेकिन अरेंज्ड मैरिज हमारे लिए बिल्कुल कॉमन चीज़ है। किसी और कल्चर में जाओगे वेस्टर्न वर्ल्ड में, वो सिर्फ बीफ खाते हो और उन्हें बोलो अरेंज्ड मैरिज, बोलेंगे तुम तो पागल हो। तो ये ना कल्चरल डिफरेंसेज है, जब तक आप इसे नॉर्मलाइज नहीं करोगे भी तुझे जो करना है तू वो कर, मेरी लाइफ में मत कर या मेरे को मत जज कर। तो वो सब चीज़ें मेरे को ऐसे ही आई। मैंने वहाँ पे जाके देखा लोग मतलब क्या लाइफ है उनकी, औरतें अपना होठ काटती, उसके बीच में ऐसे लिपलेट डालती, इतना बड़ा। 2 आदमी लड़ेंगे ट्राइब के, उनमें से एक मर जाएगा, जो जीतेगा उसकी पसंद की औरत से वो शादी करे पूरे गाँव में। तो वो उनका लाइफ स्टाइल है। देखा जाए तो नए आदमी जैसे हम कहेंगे पागल है लोग, जो भी है, पर उनका कल्चर है वो, हम क्यों बोले। और मैं पैसे लगा के वहाँ पे उनकी वीडियो बनाने गया हूँ, तो मैं उन्हें बुरा क्यों बोलूँ। तो तब मेरे ये एक्सेप्टेंस आई, भाई ठीक है सब तरह के लोग हैं, सबकी अपनी चॉइसेस है। तो काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस था भाई, काफ़ी नई चीज़ देखने को मिली। और जो मेरे को कल्चरल शॉक्स मिलते थे ऐसी ऐसी जगहों पे जाके, उसकी वजह से सारी चीज़ें काफ़ी नॉर्मलाइज होने लगी उसके बाद से। तो बहुत मेरे लिए तो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। मेरी यूट्यूब की जर्नी वहाँ से टेक ऑफ करी, और सबसे यूनिक चीज़ भी मेरे ख्याल तब तक मैंने लाइफ में जो देखी थी वो वही थी। तो जब तक आपका ये टेक ऑफ नहीं हुआ यूट्यूब, तो आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट करा कि और करूँ? भाई दरअसल मैं कोई चीज़ धक्के से तो कर नहीं रहा था। ऐसे नहीं था कि मेरे को ट्रैवलिंग पसंद नहीं है और मैं ट्रैवल यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। ट्रैवलिंग तो मेरा पैशन था हमेशा से। पीपल, कल्चर्स, फूड, लैंडस्केप, ये सारी चीज़ें मेरे को बहुत पसंद है, ट्रैवल करना भी। तो वो तो मैं अपना पैशन ही फॉलो कर रहा था, बस उसमें क्या है कि खर्चा हो रहा था। तो मोटिवेशन तो बस ये थी कि भी मेरे को इसे मोनेटाइज करना है मेरे ट्रैवल्स को, उसके अलावा मेरे को और कोई परेशानी थी। ट्रैवलिंग में दोनों मज़ा ही रहा था, बस मेरे को वो चैनल ढूंढना था किस तरह से मैं इसे मोनेटाइज कर लूँ। वो फिर इवेंचुअली हो गया मुर्सी ट्रिप के बाद। हाँ जी।
तो जब तक आपको यूट्यूब से पैसे नहीं मिल रहे थे तो आपने अपने ट्रैवल एक्सपेंसेस कैसे मैनेज किया? घर से ही लिए भाई, ऐसे तो कुछ नहीं था कि कोई मुझे स्पॉन्सर कर रहा हो, फंड कर रहा हो। इवन अभी भी कई लोगों के कमेंट्स आते हैं मेरे यूट्यूब पे कि भाई ज़मीन बेच के घूम रहा है, पक्का किले बेच के घूम रहा है, बेवकूफ़ है। तो क्योंकि लोग हमें हमारी टोन से जज करते हैं, स्पेशली हरियाणा वालों के, क्योंकि मैं वीडियो में नेचुरली जो मेरी लैंग्वेज है वो यूज़ करता हूँ। कई चीज़ हम इंग्लिश में हिंदी में नहीं एक्सप्लेन कर पाते तो मैं उसके लिए हरियाणवी वर्ड यूज़ करूँगा। कई बार मेरे मुँह से ऐसे वर्ड्स निकल जाते हैं भाई इसका ब्योत नहीं है, अब उसे मैं हिंदी में कैसे बताऊँ। तो लोग सुन के वो सोचते हैं कि भाई अनपढ़ है और ये खेती करता होगा, और जो कि बहुत अच्छी बात है जो लोग खेती करते हैं, ह्यूज रिस्पेक्ट टू दोज पीपल। पर ऐसा कुछ नहीं है, कभी कोई किले काले कुछ नहीं बेचे। और मेरी फैमिली काफ़ी पढ़ी लिखी, और हमारे ना शायद फैमिली में ही था, मेरे ग्रैंडफादर थे वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम गाँव में से पहले आदमी जो इंडिया से बाहर गए वो थे। मेरे पापा थे जो PhD करने गांव से पहले जो बाहर आदमी गए वो थे। मेरी बहन जो, हम सिटी में आ चुके थे, हम तो हिसार में ही पैदा हो गए, लेकिन गांव से जिनका नाता है, तो मेरी बहन पहली वो थी लड़की जो इंडिया से बाहर पढ़ने गई है। और सबसे ज़्यादा शायद गांव से जो रिलेटेड है घूमा मैं ही हूँ पूरे वर्ल्ड में, तो शायद से फैमिली में ही था ये। और इसलिए फैमिली वाले समझते थे, नहीं अपने तो अपनी साइड कोई यूँ बोले कि भी ये घूमता है तो यूँ बोलते कि ये धक्के खा रहा है, कोई समझता ही नहीं ट्रैवलिंग का मतलब, अपने अंदर कल्चर है ही नहीं इंडिया में, स्पेशली अपने हरियाणा में। तो मेरी फैमिली को समझाना इतना मुश्किल नहीं हुआ कि मैं ऐसे ऐसे घूमूंगा ट्रैवल करूँगा, वो समझते थे ये चीज़। तो उन्होंने स्पॉन्सर भी करा, उस हिसाब से पैसे दे देते थे। पर जब से वो इथोपिया की ट्रिप हुई उसके बाद से पैसे आने स्टार्ट हो गए। तो जितने मेरे पैसे लगे थे मैंने पापा से जो लिए थे वो उनके लौटा दिए, अपने भी सेव करे, अगले ट्रिप पे भी गया। फिर तो चीज़ें काफ़ी स्टेडीली मूव कर रही थी, फिर इतनी दिक्कत नहीं आई। तो परिवार से ही लिए जो भी लिया। तो जब आपको आइडिया कैसे आया कि मैं यूट्यूब से करियर ऑप्शन ऐसे चुन सकता हूँ, क्योंकि जब तक तो यूट्यूब भी इतना फेमस नहीं था? एग्जैक्टली, वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये चीज़ मैं समझ चुका था लेकिन घर वाले नहीं समझे थे। तो मैं बोला भाई ऐसे ऐसे मैं घूमूंगा, मैं वीडियो बना के आया हूँ। मैंने पापा को समझाया, बोले चल अच्छी बात है बनाया ये वो। अब आगे ये रशिया ट्रिप के बाद की बात है, मैं आगे मैं वीडियो बनाऊंगा। अच्छा चल वीडियो तो बनाएगा, काम धंधा नौकरी, माँ मैं इससे ही पैसे कमाऊंगा। बोले क्या ये फालतू की बातें करता रहे, और इतने पढ़े लिखे आदमी है वो खुद भी काफ़ी 15-20 देश मेरे पापा भी घूम रखे। तो बोले ये फालतू की बातें ना करे, मेरे साथ अपना काम धंधा कर ले। माना पापा एक ट्रिप और मारूंगा मैं, वो जब इथोपिया गया मैं तो उस ट्रिप से मैं वीडियोस बना के आया। तो उससे पहले भी जो मैंने घर पे वीज़ा वगैरह की वीडियोस बनाई थी उससे मेरी थोड़ी बहुत इनकम आने लगी थी, महीने के 5-6 हज़ार रुपये। तो तब मेरे पापा ने कहा था ठीक है आखिरी टूर मार ले और ये धक्के खाने बंद कर, या तो तू भाई महीने के 1-2 लाख रुपए ला के मेरे मुंह पे मारता हो तो मैं चुप रहूँ। तो ये क्या 5-7 हज़ार के लिए धक्के खा रहे, टाइम खराब कर रहे हैं जवानी के। तो वो टूर से आज जब मैं आया तो वीडियोस मेरी चली, फिर मैंने वही बात हुई, माँ पापा लो 1-2 लाख रुपए अब चुप रहो। तो फिर मेरे पापा भी खुश हो गए, बोले ठीक है करे जा भाई जो तेरे जी में। अब तो घर वाले खुश हैं, मैं घर पे भी पैसे कंट्रीब्यूट करता हूँ, और घर से तो लिए पता नहीं 2019 के बाद तो कभी लिए ही नहीं मैंने, और काफ़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन घर पे देता भी हूँ जो भी। तो अब तो कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है, खुश है सारे। तो आपका कोई प्लान है कि फैमिली के साथ ट्रैवल करूँ और उसकी वीडियोस बनाऊँ? नहीं, फैमिली के साथ ट्रैवल करने का तो बिल्कुल है। जो मैं अभी यूरोप का टूर मेंशन कर रहा था तो मैंने सबकी साथ ही अपॉइंटमेंट लिया। मैं सोच रहा हूँ घर वालों को घुमा के लाऊं, क्योंकि मेरे पापा और मम्मी अलग गए हैं, मेरी बहन मेरी मम्मी और मैं एक बार अलग गए, पर हम सारे एक साथ कभी नहीं गए। तो मैं सोच रहा हूँ सबको घुमा के लाऊं एक बार 10-15 दिन फैमिली के साथ, फिर वो वापस इंडिया आ जाएंगे, मैं अपना टूर कंटिन्यू करूँ। पर वीडियोज़ का मैंने नहीं सोचा कभी भी, क्योंकि मैं ना मतलब अपनी प्रोफेशनल और प्राइवेट लाइफ थोड़ी सी अलग रखना चाहता हूँ। ये फैमिली व्लॉगिंग, डेली व्लॉगिंग, इस तरह का मेरे को ना कंटेंट बनाना पसंद, ना मैं बनाना चाहता आगे कभी। तो फैमिली के साथ वीडियोस वगैरह का तो मैंने अभी नहीं सोचा ऐसा कुछ, पर खुद का तो जैसे करते रहेंगे। तो आपको इतने यूनिक आइडिया कैसे आते हैं? क्योंकि जब मैंने आपकी वीडियो देखी तो श्रीलंका बैंक करप्ट हो चुका था पूरा, और आप उधर ही गए, उधर ही आपने ग्राउंड रियलिटी दिखाई, और मतलब आपको डर नहीं लगा, घर वालों ने नहीं बोला कि इधर मत जा, और उधर मतलब इतना बुरा हाल हो रखा था फिर भी? भाई पता नहीं है, मेरा हमेशा से USP रहा है मेरे चैनल का, ये थोड़ी ना अनकन्वेंशनल जगह है जिधर बाकी लोग नहीं जा रहे, भीड़ से थोड़ा अलग मेरे को चलना पसंद है। जैसे अपने इंडियन मोस्टली ट्रैवलर्स और इवन ट्रैवल ब्लॉगर्स जब शुरू हुआ था यूट्यूब, सारे थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ये 4-5 कंट्री, साउथ ईस्ट एशिया, अपने इंडियंस के लिए तो पहली ट्रैवल डेस्टिनेशन सबकी यही होती है 90% लोगों की। मैं अभी तक नहीं गया, 70 देश जा चुका मैं, आज तक थाईलैंड नहीं गया, आज तक मलेशिया कहीं नहीं गया मैं। तो मेरा हमेशा से था मैं अलग जगह जाऊँगा, अलग जगह एक्सप्लोर करूँगा। तो जब चाइना में श्रीलंका में वो क्राइसिस हुए, तब मेरे यूँ था कि भाई अब यहाँ पे कोई ट्रैवल नहीं करने वाला तो मैं करूँगा। तो इसके पीछे यही रीज़न था, मैंने सोचा मैं जाता हूँ, मैं वीडियोज़ बनाऊँगा यहाँ की। तो और आपको मतलब उधर कैसा लगा कि आपको डर लग रहा था उधर कि मेरे साथ कुछ हो गया तो क्या करेंगे? यार श्रीलंका में डर बिल्कुल भी नहीं लगा, सच्ची बताऊँ ना। शायद काफ़ी लोग ना अपने सच्चाई जान के ऑफेंड हो जाते हैं इंडियंस, अपने में बहुत कमी यार। तो मैं कई बार वो पॉइंट आउट करता हूँ मेरी वीडियोज़ में, भाई
आई एम अ प्राउड इंडियन, बहुत खुशी है मेरे को कि मैं ऐसे देश में पैदा हुआ, पर अपनी कमियां लोग सुनना नहीं चाहते। मैं इंडिया की कई बार बात करता हूँ, तो मैं साउथ इंडिया भी गया हूँ, मैं श्रीलंका भी गया हूँ। श्रीलंका मेरे को फील हुआ भाई इज अ मोर पीसफुल वर्जन ऑफ साउथ इंडिया, मतलब लोग ज्यादा हॉस्पिटेबल है उधर, मेरे को ये फील हुआ। साउथ इंडिया में हो सकता है कि भी तुम नॉर्थ इंडिया को इतने अच्छे से ट्रीट ना करे, या करे भी शायद, श्रीलंका में मुझे ज्यादा अच्छी ट्रीटमेंट मिली। जितने भी लोकल टैक्सी वाले, ऑटो वाले बहुत ही पोलाइट, बहुत वेलकमिंग यार, इतने खुश होके मिल रहे कि भी अच्छा टूरिस्ट है, और वो भी ऐसे क्राइसिस में है। तो यार सही बताऊं तो मेरे को साउथ इंडिया ज्यादा मजा आया था श्रीलंका में। और जैसे आप, मैंने देखा कि आप यूक्रेन भी जाने वाले थे जब उधर वॉर हो रही थी, फिर उधर का तो आपका कैंसिल हो गया किसी रीजन की वजह से, तो उसका कुछ बताओ भाई। यूक्रेन का ऐसा था, लंबी स्टोरी है। मेरा था यूक्रेन में जब से वॉर हुई है ना, तो यूक्रेन का उस टाइम, अब मेरे को पता नहीं फंक्शनल है नहीं, जो एयरपोर्ट था वो बंद था, तो सिर्फ 2 या 3 तरीके थे यूक्रेन एंटर करने के, बॉर्डर से ही घुसना होता था, लैंड बॉर्डर से। तो यूक्रेन बॉर्डर जिन जिन देशों शेयर करते हैं उसमें से मोल्दोवा की, रोमेनिया की और पोलैंड की 3 बॉर्डर शायद खुली थी, तो इनमें से किसी देश में से जाना पड़ेगा। और इन देशों में पहुंचने के लिए आपके पास शेंगेन वीज़ा होना चाहिए यूरोप का। मेरे पास वो वीज़ा था तो मैं पहुंच गया, लेकिन ऐसे डायरेक्टली जा नहीं सकते क्योंकि यूक्रेन में अपने इंडियंस को वीज़ा चाहिए होता है। कोई और यूरोपियन होता तो बिना वीज़ा के एंटर कर सकता है। तो एक एनजीओ थी, उस एनजीओ के साथ मैं वॉलंटियर करने वाला था, जो लोग, जो फैमिलीज वॉर से अफेक्ट हुई थी, उन लोगों की थोड़ी मदद करने वाला था। पर वो एनजीओ का मेरा पेपर वर्क जो था वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मेरे लिए स्पेशल परमिशन चाहिए थी, क्योंकि मैं इंडिया से था, कुछ ऐसा था। तो मैं वहाँ जो बॉर्डर टाउन था यूक्रेन की, उधर रहा मैं 3-4 दिन, मैंने वेट भी करी। उसके पास में एक क्राको था पहले, पोलैंड की काफ़ी पॉपुलर सिटी है। उसके बाद शमशुल नाम से एक स्मॉल टाउन है। उसके बाद मिदियाका बॉर्डर है, पोलैंड और यूक्रेन की जो बॉर्डर है, तो उस इलाके में रहा, क्राको में भी रहा, पर वो पेपर वर्क कंप्लीट नहीं हुआ। और मेरा जो शेंगेन यूरोप का वीज़ा था वो एक्सपायर होने वाला था 2-4 दिन में। तो अगर मैं और वेट करता तो मैं यूक्रेन एंटर कर जाता, लेकिन छोड़ नहीं पाता, क्योंकि वापस आने के लिए मुझे यूरोप का वीज़ा चाहिए जो मेरा एक्सपायर हो चुका। तो फिर मैंने कैंसिल करा। फिर बॉर्डर से मैं गया बर्लिन, जर्मनी कैपिटल, और बर्लिन से मैंने फ्लाइट ली न्यूयॉर्क की। जिस दिन मेरा वीज़ा एक्सपायर होता उससे 1 दिन पहले फिर मैं चला गया न्यूयॉर्क। तो मैं जा नहीं पाया क्योंकि वो प्रोसेस पूरा नहीं हुआ पेपर वर्क मेरा। तो जैसे आपकी कहीं जाते हो तो आप लोगों को पता चल जाता है कि इंडिया से है, जब भी आप करते हो बात वगैरह, तो कैसे करते हैं लोग ट्रीट? भाई सबसे पहले तो मेरे को लोग बोलते हैं कि भी इंडिया से हो, मैं बोलता हूँ हाँ, या फिर मैं खुद बताता हूँ। फिर पूछते हैं अच्छा इंडिया में तुम जैसा और कोई भी है? मैं बोला क्यों? बोले नहीं, इंडिया तो छोटे छोटे होते हैं ना, इंडियंस तो ऐसे पतले पतले होते हैं, तुम जैसा और कोई भी है वहाँ पे। मैं बोला कि भी तुम आओ इंडिया, देखो कभी घूम के, तुमने वो स्टीरियोटाइप बना रखे। जबकि इंडिया का मैं तो मानता हूँ कोई स्टीरियोटाइप हो ही नहीं सकता, इतना डाइवर्स कंट्री है, इतनी ज़्यादा, सबसे डाइवर्स कंट्री मानता हूँ मैं तो वर्ल्ड की। इतनी लैंग्वेजेज, इतने कल्चर, इतने पहरावे, इतने खाने, तो ऐसा कुछ नहीं है। लोग काफ़ी खुश होते हैं, इंप्रेस होते हैं, मतलब मोस्टली लोगों की तो हमेशा पॉजिटिव ही रहे जिनसे भी मैं मिला हूँ, बताया इंडिया से हूँ, मैं भी खुशी खुशी बताता हूँ, वो भी काफ़ी अच्छे से लेते हैं। अच्छा इंडियंस भी लंबे होते हैं, हम तो छोटे छोटे सोचते थे ये सारा। फिर मैं बताता हूँ नॉर्थ इंडियंस कंपैरेटिवली थोड़े लंबे होते हैं, और जिस स्टेट से मैं आता हूँ हरियाणा, उधर जो कि मीन हाइट है सबसे ज़्यादा है पूरे इंडिया की, एवरेज हाइट, और सबसे वेजिटेरियन स्टेट भी पूरे इंडिया की हरियाणा है। तो आप वो देखो कि कितनी आयरनी है इस चीज़ में, बिना मीट के सबसे लंबे लोग वहाँ पे, जिधर मीट भी नहीं खाते। कई लोग कहते हैं मीट खाए बिना आपको प्रोटीन नहीं मिलेंगे, आप लंबे नहीं होगे, बॉडी ग्रो नहीं करेगी, पर वो हमने रिप्लेस कर रखा है डेयरी से, दूध वगैरह से हम अपने सारे मैक्रोज पूरे करते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है भाई, एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा ही रहता है इंडियंस से मिलके। और बहुत वो ना आमतौर पे ऐसे भी हो जाते हैं कि भी चौंक जाते हैं कि भी इंडियन तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि इंडियंस ना ट्रैवल करते दिखेंगे नहीं आपको। इंडियंस यूजुअली ट्रैवल करते हैं फैमिली के साथ, नौकरी लगी, हाँ नौकरी लगी, शादी होगी, अब चलो सिंगापुर वेकेशन पे चलते हैं या मालदीव्स चलते हैं, एक रिजॉर्ट में रुकते हैं, एक हफ्ता वापस आ जाते हैं। वो ट्रैवलिंग नहीं है बेसिकली, जब तक आप एडवेंचर डिस्कम्फर्ट नहीं सीख कर रहे। तो बैक पैकिंग कल्चर अपने में नहीं है, जो रिजॉर्ट वगैरह घुमा देता है बस उतनी ही घूमते हैं, हाँ वो बस खुद से कुछ नहीं करते। तो जैसे वो मेरे को देखते कि मैं बैग लेके घूम रहा हूँ, तो मोस्टली लोगों ने कभी कोई इंडियन ऐसे देखा नहीं होता जो यूँ घूम रहा होता है। इधर थाईलैंड वगैरह आसपास के देशों में तो मिल जाएंगे, अब फिर भी कल्चर आ रहा है 1-2 साल से, पर पहले नहीं था 2-3 साल पहले। तो हमेशा काफ़ी चौंक जाते थे और इम्प्रेस भी होते थे, तो हमेशा अच्छे एक्सपीरियंस रहे। तो जब बॉर्डर चेकिंग वगैरह होती है, जैसे आप बस से ट्रैवल करते हो कभी कभार बॉर्डर क्रॉस, तो इंडिया का पासपोर्ट देख के वो कुछ अलग करते हैं? भाई बिल्कुल करते हैं। इस चीज़ पे भी मेरे से काफ़ी लोग चिढ़ते हैं भाई, ये चीज़ मैं बताता हूँ कि भाई तू इंडिया के पासपोर्ट की बुराई करता है। भाई मेरा भी तो वही पासपोर्ट है, ऐसा होता तो मैं छोड़ देता इंडिया का पासपोर्ट, कोई और सिटीजनशिप ले लेता, पर मौका मिले तो भी मैं ना लूँ। मैं इंडियन पासपोर्ट के साथ ही ट्रैवल करता हूँ प्राउडली। लेकिन अपना जो पासपोर्ट है काफ़ी वीक पासपोर्ट है इंडियन पासपोर्ट। दुनिया में मेरे ख्याल से अभी इस साल की शायद 80th रैंक पे है अपना पासपोर्ट, और जबकि 2nd रैंक पे 3-4 कंट्री है, जर्मनी और शायद स्पेन भी मेरे ख्याल से टॉप उसमें आ गई। तो एक रैंक पे 3-4 कंट्रीज होती है,
तो उस हिसाब से देखें तो वर्ल्ड की जो 30-40 जो 20-30 जो सबसे पिछड़ी हुई कंट्रीज है ना, सबसे कमजोर पासपोर्ट है जिनके, अपना उनमें से आता है, जबकि वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया। तो उस हिसाब से अपने पासपोर्ट की कोई भी वैल्यू नहीं है देखा जाए तो। लोग लेकिन मानते नहीं, लोग सोचते कि भी ये झूठ बोल रहा होगा, ऐसे हो रहा होगा। ये लोग वो होते हैं जिन्होंने कभी ट्रैवल नहीं करा। आप एक कन्वेंशनल टूर पे जाओ, चलो ठीक है, थाईलैंड चले गए या यूरोप चले गए, तब आपको ये चीज़ें फील नहीं होती। जब आप ऐसे 193 देश है, जब आप घूमते हो ना उन देशों में, तब आपको रियलाइज होती है। जैसे लैटिन अमेरिका था मैं, तो मेरे को जाना था ऊपर, मैं था तेगुसिगाल्पा, एक सिटी है, हॉन्डुरस की कैपिटल है, सेंट्रल अमेरिका में वो। तो मेरे को तेगुसिगाल्पा जाना था निकारागुआ की बॉर्डर से, निकारागुआ कंट्री की बॉर्डर से। तो मैं ऑटो वाले के पास गया, मैं बोला मेरे को बिठा के बस स्टैंड छोड़ दे। वो ऑटो वाला बोला नहीं मैं नहीं बिठाऊंगा। स्पेनिश में मेरे से बात कर रहा हूँ, तो हम स्पेनिश में ही बात कर रहे थे। तो बोला मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं बोला क्यों? बोला इंदू इंदू कि भी तू इंडियन है और तेरे पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं है, तुम इलीगली अमेरिका जाते हो, यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करते हो। जबकि मैं अमेरिका से आया था, मेरे पास अमेरिकन वीज़ा भी है। तो मैं बोला भाई मेरा पासपोर्ट स्टैम्प है, मेरे पास अमेरिकन वीज़ा। बोला नहीं मैं नहीं बिठाऊंगा इंडियन को। थोड़ी देर बाद एक रिक्शा वाला वो बोला मैं भी नहीं बिठाऊंगा। फिर मैं चल के गया, फिर एक टैक्सी वाले को मनाया, उसको मैंने मेरा पासपोर्ट दिखाया। मैं बोला देख मैं स्टैम्प दूँ और मैं इलीगली नहीं जा रहा। उसने मेरे को बस स्टॉप पे छोड़ा, बस में चढ़ा, बस में चढ़ती ड्राइवर ने मुझे रोक दिया। वो वीडियो में भी ये सारा रिकॉर्डेड है, ऐसा नहीं मैं खुद से बोल रहा हूँ। तो बोला कि भी नहीं तुम इंडियन हो, इलीगली जाओगे। फिर मैंने उसे अपना पासपोर्ट दिखाया, मैं देख मेरा अमेरिकन वीज़ा और देख मेरी स्टैम्प, मेरे को तू वहाँ छोड़ दे, मेरे को जाना है तेगुसिगाल्पा। तो ये ऐसी चीज़ें काफ़ी बार होती है, क्योंकि उन्हें फिर अथॉरिटीज़ पुलिस वाले परेशान करते हैं कि तुम इन लोगों को हेल्प कर रहे हो इलीगली अमेरिका जाने में। तो उन पे फिर इंटरनेशनल प्रेशर भी बनता है। तो इस वजह से दिक्कत आती है इंडियन पासपोर्ट के साथ। पर एट द सेम टाइम बेनिफिट्स भी है इंडिया के होने की, इतनी अच्छी कंट्री, इतनी डाइवर्स कंट्री। तो दिक्कत तो देखो आती है, मैं झूठ बोल रहा हूँ अगर मैं कहूँगा नहीं आती, तो आती है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी जब आप बाहर जाते हो तो बहुत वो खुश भी होते होंगे कि इंडियन है। हाँ, और हाँ, जो बिल्कुल। चिढ़ने हेटर्स होते हैं वो तो फिर करते ही हैं। हाँ करते ही है। अब उनके भी क्या करे, सारा इंटरनेशनल प्रेशर है उनके ऊपर बनता है। सब ऐसे ही है भाई, ये पैसे वाले बदमाश है, बड़े देश है ना जो भी। तो अपनी डाइट और वर्कआउट कैसे मैनेज करते हो वाइल ट्रैवलिंग? भाई मेरा ये रहता है यूजुअली हर रोज़ तो जिम जा नहीं सकते, और सबकी अपनी अपनी चॉइस है, सबको अलग तरह की ट्रेनिंग पसंद है। मेरे को जो है वेट ट्रेनिंग करना काफ़ी पसंद है, और हर सिटी में जिसमें भी जाता हूँ इतना कल्चर आ गया जिम्स का, हर जगह जिम्स होते हैं। इवन अभी भी हम जिस जिम में बैठे हैं गिनीज जिम है हिसार में, और मेरी सिस्टर की जो फ्रेंड है उन्हीं का ही है। आज संडे का दिन था, वैसे तो जिम बंद होती है, पर इन्होंने स्पेशली खोला हमारे लिए इस पॉडकास्ट के लिए। तो थैंक यू सो मच सृष्टि दीदी जिम के लिए, और काफ़ी अच्छा जिम है भाई हिसार जो भी है, इस जिम में ज़रूर आना। तो इसी तरह के इतने अच्छे जिम्स तो नहीं मिलते, पर जिम मिल जाते हैं हर शहर में आजकल, छोटे छोटे टाउन्स में मिल जाते हैं। तो हर जगह मैं डे पास लेता हूँ, एक दिन का पास मोस्टली जिम से मिल जाता है। और वेट ट्रेनिंग करता हूँ 3 से 4 दिन हफ्ते में, 7-6 दिन कर नहीं सकता हफ्ते में, क्योंकि कुछ ऐसे टाउन्स भी होते हैं कई दिन पूरा दिन ट्रैवलिंग में निकल जाते हैं और रेस्ट पूरा नहीं होता, तो फ़ायदा भी नहीं हर रोज़ ट्रेनिंग करने का। उसके अलावा जो कार्डियो है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बैग्स टांग के रोज़ इतने इतने किलोमीटर चलना, तो एंड्योरेंस ट्रेनिंग उसमें हो जाती है। इसके अलावा डाइट की बात करें तो क्योंकि अपन नॉर्थ इंडियन है हरियाणा से, तो अपने को डेयरी काफ़ी सूट करती है। तो मैं यूजुअली दूध ले लेता हूँ 1 लीटर किसी भी सुपरमार्केट में जाके, और इसके अलावा कुछ और ऑप्शन है जैसे पीनट बटर या आलमंड बटर या अंडे हुए। इसमें अपने को सारे अमीनो एसिड्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट सब मिल जाते हैं, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, साथ में ब्रेड खा ली, कुछ और केले ले लिए। तो मैं एक दिन जाता हूँ, जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं उस देश के सुपरमार्केट से वो खरीदता हूँ, 3-4 दिन की अपनी ग्रोसरीज खरीदता हूँ, दूध खरीदता हूँ। पहले पीनट बटर खरीदता था क्योंकि वो सस्ता आता है, अब आलमंड बटर खरीद लेता हूँ, तो ब्रेड वगैरह ले लेता हूँ। तो 3-4 दिन अपना मैं खुद ही मोस्टली खाना खाता हूँ। एक टाइम मैं रोज़ किसी बाहर अच्छे रेस्टोरेंट पे ग्रिल्ड चिकन, साथ में राइस वगैरह कुछ ऐसा खा लेता हूँ। तो ये मैं डाइट रखता हूँ, और उसके अलावा मैं एक वे प्रोटीन भी कैरी करता हूँ, उसका 1 स्कूप रोज़ में ले लेता हूँ। तो ये मेरा भाई डाइट और वर्कआउट रहता है। पर हाँ, ट्रैवलिंग के टाइम पीक परफॉर्मेंस तो चेज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ना रेस्ट मिलता प्रॉपर, ना कोई फिक्स्ड रूटीन होता, ना ढंग से वर्कआउट कर सकते, पर फिर भी ठीक है, बॉडी काम चलाऊ शेप में रहती है। तो अभी कुछ अलग हटके करते हैं जो पॉडकास्ट में नहीं होता। तो अभी ये रैपिड राउंड है, तो अब मैं छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा और आपको उनका जल्दी जल्दी 1 या 2 वर्ड में आंसर देना है। ठीक है। रैपिड राउंड मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इसके लिए। तो एक ऐसी चीज़ जो आप हर कंट्री से बाय करते हो। फ्रिज मैग्नेट, हर कंट्री से एज अ सोवेनियर मैं एक फ्रिज मैग्नेट ज़रूर लाता हूँ। सबसे पहले किसी कंट्री में जाके आप क्या ढूंढते हो? खाना, मेरे ख्याल से सबसे पहले उधर का खाना। हाँ, बैग रखते ही ऑस्ट्रेलिया होटल में मैं खाना ढूंढता हूँ। सबसे एक्सपेंसिव होटल जिसमें आप रुकते हो? मैं रुका था साउथ कोरिया में ग्रैंड हयात होटल जेजू आइलैंड में। वो उसका एक कमरा शायद एक रात का 1 लाख रुपए का था, लेकिन वो उनकी गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर कर रखा था, तो मेरे पैसे नहीं लगे थे, उन्होंने ही बुलाया था। सबसे सस्ती ट्रिप एंड सबसे महंगी ट्रिप?
सबसे महंगी ट्रिप तो ये जिससे जस्ट अभी मैं आया हूँ, ये पैसिफिक कंट्रीज़ जितनी भी थी, मैं 11-12 देश गया पिछले 1.5-2 महीने में और मेरा 7.5-8 लाख रुपए खर्चा है। ये सबसे महंगी ट्रिप थी। सबसे सस्ती ट्रिप तो यार इतनी बजट में तो मैंने कोई भी नहीं करी शायद। मेरे ख्याल से वो टर्की वाली, नहीं इथोपिया वाली, हाँ जो इथोपिया गया था वो सबसे सस्ती। वो सबसे सस्ती। टॉप 3 कंट्रीज जो आप सबको रिकमेंड करोगे घूमने के लिए? टर्की, ग्वाटेमाला और पोलैंड में भी। फेवरेट डिश फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड? घेवर अपनी इंडिया की नंबर 1 मेरी फेवरेट डिश है, पर इंडिया से बाहर की बात करें तो कुनाफा मेरे को बहुत पसंद है। मेरे को मिठाइयाँ बहुत पसंद है, तो कुनाफा लेबनान में या फिर टर्की का बकलवा, ये मेरी फेवरेट है। फेवरेट एक्सरसाइज डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स या बेंच प्रेस? डेडलिफ्ट थोड़ी ज़्यादा पसंद है हाँ, क्योंकि आसान होती है, खड़े खड़े उठाना है, ज़्यादा नहीं करना होता। फेवरेट स्पोर्ट? वॉलीबॉल। वॉलीबॉल, जैसा आपने पहले बताया कि आपको पसंद है। ड्रीम कोलैब विद एनी यूट्यूबर? मिस्टर बीस्ट। फेवरेट कार? कार का मेरे को शौक नहीं यार, गाड़ियों गुड़ियों का, पर कभी लूँगा तो ये स्कॉर्पियो बोलेरो टाइप ही लूँगा। ऊंची गाड़ी? हाँ, ऊंची मर्द मानस गाड़ी। नाइट लाइफ जिस कंट्री में सबसे अच्छी है वो वाली कंट्री बताओ। अभी तक जिनमें मैं गया हूँ उसमें कोलंबिया, मेडेजिन सिटी। ओवररेटेड कंट्री? फ्रांस। फ्रांस नहीं, ओवररेटेड सिटी इज पेरिस, सबसे ओवररेटेड सिटी है। अंडररेटेड? अंडररेटेड कंट्री जॉर्जिया, रशिया का पार्ट थी पहले, बहुत अंडररेटेड है, बहुत खूबसूरत कंट्री है। इंडिया के बाद नंबर 1 इंडिया, सेकंड पे लेबनान, थर्ड पे टर्की। ऐसी कंट्री जिसमें लैंडस्केप और नेचर बहुत अच्छा हो? स्विट्जरलैंड और जॉर्जिया भी कह सकते हैं। स्विट्जरलैंड थोड़ा अच्छा है लेकिन जॉर्जिया से 1000 गुना महंगा भी है फिर। तो अगर अंडररेटेड देखना और बजट में करना तो जॉर्जिया, पैसे है तो स्विट्जरलैंड। तो इसी के साथ हमारा रैपिड फायर तो होता है ख़त्म। ये आपको इसमें मज़ा आया नहीं आया? मज़ेदार था यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग। क्योंकि मैंने ये देखा कि जितने मैंने पॉडकास्ट देखे हैं किसी में नहीं होता। हाँ, तो मैंने कुछ अलग करने की ट्राई करी। हाँ, काफ़ी अच्छा था। तो जितने भी आपके व्यूवर्स देखते हैं उनको सिर्फ ग्लैमर दिखता है, कि इसके पीछे आप स्ट्रगल बताओ। जैसे मैंने आपका एक वीडियो देखी, आप ऑस्ट्रिया में एक मेट्रो स्टेशन पे सोए थे रात को, तो उसकी स्टोरी बताओ। देखो, ऐसा तो कोई मैं कंप्लेन नहीं करना चाह रहा मेरी लाइफ से, मेरे को बिल्कुल ऐसे लगता है मैं अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा हूँ, कोई कमी नहीं है। पर हाँ, स्ट्रगल्स भी होते हैं। स्ट्रगल क्या था यार, वो ऑस्ट्रिया में क्या हुआ था कि मैं साल्जबर्ग में था, काफ़ी पॉपुलर सिटी है। तो मेरी ट्रेन छूट गई थी, रात का टाइम था, सर्दियों का टाइम था, होटल सारे फुल थे, 1-2 अवेलेबल थे, वो एक रात के 20-30 हज़ार रुपये के थे। तो चाहता तो मैं वो ले सकता था, पर फिर क्या होता है कि उससे पिछले हफ्ते, जब आपने थोड़ी देर पहले पूछा ना सबसे महंगे होटल किस में रुको, उससे 5-7 दिन पहले ही मैं वो कोरिया की ट्रिप ख़त्म करके आया था, उस 1 लाख रुपए वाले होटल में रुक रहा था, इतने अल्ट्रा लग्जरियस में। तो मेरे को तब फील हुआ कि भी मैं शायद यूज टू हो रहा हूँ लग्जरी के। अगर आपको दुनिया घूमनी है उस स्टाइल से जिस स्टाइल से मैं घूमता हूँ, या तो आप अरबपति हो, सिर्फ रिजॉर्ट्स में रुको, तो शायद चीज़ें आसान हो सकती है। पर आपको फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है, वर्सेटाइल होना बहुत ज़रूरी है। किसी पे एक रूटीन के आप यूज टू नहीं हो सकते। हो सकता है कि लेट से लॉस एंजलिस का सबसे अच्छा जो होटल है वो अफ्रीका की किसी सिटी का, सॉरी लॉस एंजलिस का सबसे घटिया होटल है वो अफ्रीका की किसी अच्छी सिटी का अच्छे होटल से भी अच्छा हो। तो सेम एनवायरनमेंट नहीं रहता। जब आप ट्रैवल कर रहे हो, हर कुछ सेकंड में लोग बदल रहे हैं, एनवायरनमेंट बदल रहे हैं। कुछ देशों में ऊबर नहीं होती, कुछ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होता, कुछ में कुछ ही नहीं होता। तो यूज टू नहीं हो सकते हम किसी भी रूटीन के। तो तब मुझे लग रहा था यार, मैं आजकल थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा हूँ और मैं थोड़ा सा यूज टू हो रहा हूँ। तो तब मुझे लगा कि भी ठीक है, मैं स्टेशन पे ही सो जाता हूँ। और ऐसा एक बार नहीं, उसके बाद भी हुआ, अभी पिछले पैसिफिक ट्रिप पे भी हुआ, होती रहती है। हालांकि ये कोई स्ट्रगल नहीं है, ठीक है, सो गया, आधी दुनिया सोती है स्टेशन के बाद। पर जब हम दुनिया घूमते हैं ना, हमें लगता है यार मैं क्यों बाहर सोऊं, मैं तो, मेरे को तो दुनिया देखती है। तो ये कोई स्ट्रगल नहीं है, बस वो हम यूज टू हो जाते हैं उस लग्जरी के, वो ना गलत है। तो ऐसी कोई स्ट्रगल वाली बात नहीं है, पर मज़ेदार लाइफ है। तो जैसे आप जब ट्रैवल करते हो तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस कि आपको कोई ना ऊबर मिले ना कोई मेट्रो मिले और आप उधर बहुत टाइम तक बैठे हो, या आपको कहीं जाना है और आपकी फ़्लाइट छूट रही हो, ऐसा? फ़्लाइट के केस में तो नहीं हुआ, क्योंकि फ़्लाइट होती है उस दिन तो प्रिपेयर्ड रहते हैं, और फ्लाइट यूजुअली कैपिटल सिटी से ही होती है, और कैपिटल सिटीज़ में मिल जाता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट कुछ ना कुछ। वैसे हाँ हुआ है एक, बल्कि ज़्यादा बार ही हुआ होगा कि कुछ ही नहीं मिला। जैसे कई देशों में होता है कि भाई ऊबर एग्जिस्ट ही नहीं करती, कुछ में होता है कि ऊबर पर इलीगल है। तो ऐसे कई बार होता है। मेरे ख्याल से इथोपिया में भी हुआ मेरे साथ ऐसा। और अभी जब मैं इस पैसिफिक ट्रिप पे गया था, अभी इस ट्रिप की वीडियोज़ आई नहीं, तो एक बार रात को मैं और मेरे साथ नवांकुर था, हम भी ऐसे फंस के खड़े हो गए थे। ऐसे केसेस होते हैं भाई, पर फिर क्या है, उसमें अपना कुछ कर नहीं सकते। घबराओ मत, क्योंकि घबराहट होने लग जाए, आदमी एकदम से तंग हो जाए तो फिर इन सिचुएशन में इनको टैकल करना मुश्किल है। तो बस अपना काम रहो, सुबह होने की वेट करो, जब चांदना हो, लोग दिखे, उनसे मदद मांगो, ये इलाज है भाई।
तो जैसे अभी आपने बोला नवांकुर भैया, तो उनसे आपकी दोस्ती कैसे हुई? भाई जैसे मैंने बताया कि मैं पहले देखता था ना यूट्यूबर्स को कि ये वीडियोस बना रहे हैं, उनमें से वही था मेन। तो उसको मैं देखता था यार, वो ट्रैवल वीडियोस बना रहा है, मलेशिया में कहीं गया था वो, तो मैं उससे ज़्यादा उस टाइम घुमा हुआ था। मेरे को लग रहा था यार मैं इससे अच्छी वीडियोस बना सकता हूँ, तो मेरी वो मोटिवेशन था कि भी ये बना सकता है इस जैसा आदमी, तो मैं तो बना ही सकता हूँ। फिर वो मेरा आते आते हम राइवल्स बन गए, मैं भी अच्छा यूट्यूबर बन गया और अब हम फिर बेस्ट फ्रेंड्स बन गए, साथ ट्रैवल करते हैं। काफ़ी कॉमन चीज़ें हमारे बीच में काफ़ी, हालांकि हमारी पर्सनैलिटी बिल्कुल ही ऑपोजिट है, पर कॉमन इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है जो कि ट्रैवलिंग की वजह से, तो अभी तो बहुत क्लोज है हम। तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं कि जब आपका वर्ल्ड टूर हो जाएगा तो आप इंडिया में ही सेटल रहोगे या कहीं बाहर जाके सेटल होगे? भाई प्लान्स तो अभी तक यही है इंडिया में ही होने के, क्योंकि मैं मानता हूँ कि इस देश में अगर आपके पास ठीक रिसोर्सेज है, ठीक पैसा है और आप इस देश में पैदा हुए हो, आपका परिवार इधर है आपके आसपास, तो ऐसी तो कोई जगह है नहीं दुनिया में रहने के लिए। क्योंकि आजकल बहुत सारे यंगस्टर सोचते हैं कि बाहर जाते हैं, बाहर की लाइफ मस्त है और उधर मजा आएगा, नाइट लाइफ वगैरह एंजॉय करेंगे घर से दूर, कि कोई मतलब ऐसे रोक टोक नहीं होगी। तो हाँ, काफ़ी लोग फ्रीडम ढूंढने के लिए जाते हैं कि भी घर वालों की वो ख़त्म हो जाएगी, पर कुछ दिन बाद फिर उन्हें वो घर वाले याद आते हैं, जब बर्तन खुद धोने पड़ते हैं, सफाई खुद करनी पड़ती है, तो वो तो भाई है ही। पर वो सब टेम्परेरी चीज़ें यार, ये ना इस उम्र में जवानी में आता ही है। एक तो कि भी फ़ॉरेन जाओ, अच्छा गोरी लड़कियाँ दिखेंगी वहाँ पे, ये होएगा, पर ये सब ना टेम्परेरी चीज़ें है भाई। तो मैं नहीं मानता कि भी यहाँ से अच्छी कोई लाइफ है अगर आप यहाँ पे ठीक सेटल्ड हो, ठीक रिसोर्सेज है। पर दरअसल इंडिया में भी आजकल सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया अपनी जनरेशन के लिए, इतना ज़्यादा कंपटीशन और पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होगी, तो आपको सबको एकदम आउटस्मार्ट करना पड़ता है यहाँ पे अच्छी लाइफ जीने के लिए। वहाँ पे लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाती है, पर आपके करीबी आपके नज़दीक नहीं रह पाते, काफ़ी लोनली भी हो जाती है लाइफ। मैं जैसा देखता हूँ काफ़ी जो फॉरेनर्स है, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है जिसमें ये नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क आते हैं, तो ये हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ माना जाता है इन्हें वर्ल्ड की सबसे, और है भी इनका वर्क कल्चर बहुत स्मूथ है। डेनमार्क में मेरे ख्याल एक हफ्ते में 33 घंटे होते हैं वर्किंग आवर्स, बहुत रिलैक्स्ड लाइफ है, 5 बजे के बाद आपको कोई दुखी नहीं करेगा। पर ना वो कम्युनिटी लिविंग उनके कल्चर से ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, अकेले रहते हैं, कई लोग शादी भी नहीं करते, शादी कर ली तो बच्चे नहीं करते, जानवर पालते हैं। पर अब जैसे मैं नोटिस करता हूँ एक टाइम के बाद 50-60 साल होने के बाद वो बहुत ही लोनली और डिप्रेस्ड फील करते हैं, उनकी बातों से लगता है, क्योंकि फिर उनके आसपास कोई लाइफ नहीं बचती। 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, शादी नहीं करी, कभी बच्चे नहीं करे, तो खबरें आती है ठीक है अब मेरी मम्मी मर गई, अब पापा मर गए, अब भाई मर गया, बहन मर गई, नई लाइफ नहीं है उनके आसपास। वहीं जैसे अपने इंडिया कल्चर है कम्युनिटी लिविंग, अब तो नई नई चीज़ें मिलती है, अब मेरे भांजा हो गया, भतीजा हो गया, मेरा बेटा स्कूल में हो गया, मेरी बेटी कॉलेज में होगी, अब भतीजे की शादी है, बेटे की शादी है, मेरे पोता हो गया, मेरे देवता हो गया, तो हैप्पीनेस आती है, नई लाइफ आ रही है आपकी लाइफ में। जबकि इन कंट्रीज़ में गए नई लाइफ तो है नहीं, तो डिप्रेसिंग हो जाता है सब कुछ बहुत ज़्यादा। तो मैं ये मानता हूँ कि अपना कल्चर काफ़ी अच्छा है, इसके जितने नज़दीक आप रह सको तो आप बेस्ट लाइफ जी सकते हो। मैं तो यही सोचता हूँ कि जिसको जिसमें इंटरेस्ट हो वही करना चाहिए, किसी के प्रेशर में आके नहीं करना चाहिए। जैसे ही बहुत सारे यूट्यूबर होते हैं वो ये देख लेते हैं कि ये चीज़ करनी चाहिए, इसमें पैसा बहुत है, ऐसा पकड़ लेते हैं, पर उनका मन ही नहीं है वो करने का, तो फ़ायदा नहीं। ये तो है भाई, कोई भी बिजनेस है या कोई भी चीज़ है, इवन यूट्यूब है या आपका कोई धंधा भी आप करना चाह रहे हो, जब तक आप पैशनेट नहीं हो ना उस चीज़ के लिए, आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप लंबे नहीं टिक सकते उस चीज़ में, क्योंकि आपको काम और भी ज़्यादा काम लगेगा। आपका वो पैशन है तो वो फील ही नहीं होता कि मैं काम कर रहा हूँ, उसमें तो और ज़्यादा मज़ा आता रहेगा। जैसे जैसे सक्सेस, आप जैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, लोग कहेंगे भाई ट्रैवल तो हम सबको पसंद है, तो हम भी कर ले जो तू कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। ट्रैवलिंग मतलब मेरे को आसान लगती है क्योंकि मेरा पैशन है ये। इसकी इतने ड्रॉबैक्स है जो कि आम आदमी जिसने कभी ट्रैवल नहीं करा उसे वो नहीं पता। आप लेट से कि आपने कह दिया ट्रैवल तो मैं भी कर लूँ, बाहर निकलते हैं पता चलता है आप बीमार हो गए, आपके घर के का आसपास वाला आपका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है, आप फंस के खड़े हो गए, कोई आपकी लैंग्वेज नहीं बोलता, तो ऐसा लगता है कि नए देश में जहाँ ना कोई आपकी ज़बान बोलता, आप अकेले फंस गए। बहुत डिप्रेसिंग हो जाती है चीज़। हर रोज़ आपके आसपास के लोग बदलते रहते हैं, हम कुछ लोगों से काफ़ी करीब हो जाते हैं, काफ़ी अफेक्शनेट हो जाते हैं, इवन जानवरों से ही हो जाते हैं। किसी सिटी में आप काफ़ी दिन रहो, उन लोगों के क्लोज हो जाते हो, फिर उन्हें छोड़ के वापस आगे बढ़ो। तो जो बहुत इमोशनल लोग होते हैं ना वो नहीं कर सकते ट्रैवलिंग, या बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं जो फ्लेक्सिबल नहीं होते वो नहीं कर सकते। टीवी पे देख के अच्छा लगता है वही क्या ये लाइफ है, वो मैं कर रहा हूँ या जो लोग करते हैं क्योंकि वो पैशनेट है उस चीज़ के लिए। फुल टाइम ट्रैवलिंग वरना नहीं कर सकते। मैं तो मानता हूँ 70% लोग फुल टाइम ट्रैवलिंग, इवन 80-90% लोग नहीं कर सकते। तो जैसे अभी लैंग्वेज की बात चल रही थी, तो आप अलग अलग कंट्री में जाते हो, अलग अलग कंट्री अलग अलग लैंग्वेज, तो आप उधर की लैंग्वेज कैसे कैच करते हो? भाई आपको कोई मुश्किल आती है? लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज आपको सीखनी है उसका सबसे सिंपल रूल यही है, आपको उस लैंग्वेज से अपने आप को सराउंड कर लेना है। अब अपने को हरियाणा में अपन पंजाबी नहीं बोलते, लेकिन सारे पंजाबी समझते हैं, सबको आती है। पंजाबी गाने सुनते हैं क्योंकि अपन
इवन अपन हॉलीवुड की जो मूवीज़ देखते हैं इंग्लिश, अपन उनका एक्सेंट समझ जाएंगे, लेकिन अपनी ब्रिटिश इंग्लिश है वो ब्रिटेन से आई हुई है, अपन ब्रिटिश एक्सेंट नहीं समझ पाएंगे, अमेरिकन समझ पाएंगे, क्योंकि अपन हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं। तो किसी भी लैंग्वेज को सीखना है उसे सराउंड कर लो। जैसे मैंने स्पेनिश सीखी, तो मैं गया मैक्सिको में, वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है, सारे लोग स्पेनिश बोलते हैं। तो मैं वो ना सिर्फ 1 घंटे की स्पेनिश क्लासेस तक लिमिटेड नहीं रहती वो लैंग्वेज, मैं बाहर निकलता हूँ तो मेरी मजबूरी है, मुझे स्पेनिश ही बोलनी पड़ेगी, क्योंकि लोग इंग्लिश नहीं समझते, वो मेरे से स्पेनिश बोलेंगे। तो जब आप सराउंड कर लोगे तो बहुत आसानी से आप कोई भी लैंग्वेज सीख लेते हो। आपको इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश अखबार पढ़ो, इंग्लिश मूवीज़ देखो, शोज़ देखो, इंग्लिश में बात करो, तो यही तरीका है भाई। तो जैसे मैंने देखा आपकी वीडियोस में आपने सर्फिंग करी थी, सर्फिंग सीखी, तो उसका कोई मज़ेदार एक्सपीरियंस? सर्फिंग तो यार रोज़ ही मज़ेदार था। 1 महीना मैंने मैक्सिको में सर्फिंग सीखी, तो मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था, अपने को तो पता ही नहीं होता सर्फिंग, मेरे को नहीं पता था जेन्युइनली 4-5 साल पहले तक, क्योंकि ना अपने यहाँ बीचेज होते नॉर्थ इंडिया में, ना कभी सुना कुछ क्या ये, क्योंकि ये सारे शौक होते हैं भाई यूजुअली पैसे वाली कंट्रीज़ के। जो गरीब कंट्रीज़ है, डेवलपिंग कंट्रीज़ है, अंडर डेवलप्ड है, वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने ज़्यादा व्यस्त है, वो कहाँ जाके वो एडवेंचर स्पोर्ट्स करें। घर से बाहर निकलती है एडवेंचर हो जाता है, रोड टूटी हुई है, फाटक बंद है, किसी ने गाड़ी बक दी, वहाँ पे रोड़ा हो गया। तो अपनी लाइफ में इतने एडवेंचर है, हम वहाँ तक सोचती नहीं कि मैं वहाँ बीच पे जाके सर्फिंग सीखूंगा। तो ये सारे अंग्रेज़ों के शौक है भाई, अमीर देशों के। तो कुदरती मैंने सोचा भाई मौका मिले तो क्यों ना करे, तो उधर जाके मैंने करी भाई सर्फिंग। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, रोज़ ही करते थे, तो दोस्त बनते गए, कोई जर्मनी से है, कोई इटली से, कोई लंदन से, कोई कनाडा से, कोई मैक्सिको से। फिर रोज़ कंपटीशन लगाते थे कौन ज़्यादा दूर तक सर्फ करके जाएगा, तो काफ़ी मज़े आते थे। फिर किसी दिन जैसे फ्राइडे का दिन है तो सैटरडे संडे छुट्टी होती थी, तो फ्राइडे को जैसे ही सर्फ करा उसके बाद सारे बियर पीते थे, तो फिर नाचते हुए आते थे वैन सी में, जिधर बीच से वापस आते थे, काफ़ी मज़े आते थे। तो जैसे आप अलग अलग कंट्री ट्रैवल करते रहते हो, आपकी कभी लड़ाई हुई है किसी और कंट्री में किसी रैंडम पर्सन के साथ? नहीं भाई, मेरी लड़ाई नहीं हुई आज तक ट्रैवल करते हुए। ऐसे होता है कई बार गुस्सा आ जाता है, पर लड़ाई ऐसे कभी नहीं हुई, क्योंकि ना बाहर जब भी मैं जाता हूँ हमेशा मैं एक तो बहुत एक्स्ट्रा पोलाइट बन के रहता हूँ भाई, क्योंकि मैं उनके कल्चर में गया हूँ, उनका देश देखने गया हूँ। मैं वहाँ पे हिंदी नहीं बोल सकता, मेरे को इंग्लिश बोलनी है, उनकी लैंग्वेज का। एटलीस्ट इंडिया है तो कोई नमस्ते बोलता, हम कितना खुश हो जाते। तो मैं जितना ज़्यादा अकोमोडेट कर सकूँ उनके कल्चर में अपने आप को मैं ट्राई करता हूँ, एक्सट्रीमली पोलाइट बनने की मैं कोशिश करता हूँ, थैंक यू, और जितनी भी मैं अगले को इज्जत दे सकूँ, क्योंकि उनके देश में गया हूँ। डेफिनेटली मेरे को लगता है मेरी यहाँ पे फिर भी हो जाती होगी एक आधी कभी, पर बाहर मुझे नहीं लगता ऐसी कोई हुई है लड़ाई, कोई सीरियस लड़ाई। तो जैसे आप यूएसए गए थे, उधर एक डेंजरस हुड है, हाँ, तो उधर जाके कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताओ कि आपको सच में डर लगा हो कि यहाँ पर कुछ हो सकता है और आप वहाँ से चले गए? भाई वो तो मैं तो गया ही नहीं था, मेरे दोस्त खींच के लेके गए वहाँ से, वीडियो में देखा होगा आपने। पर डेंजरस जगह तो भाई हर जगह है, अपने बिहार में भी केस आते हैं भाई कितने, हर बेवकूफ़ हो तो हर जगह आपके लिए डेंजरस है। कोई यहाँ पे अब निकल जाए सड़क पे यूँ नंगा और सड़क पे यूँ खड़ा हो जाए, कोई उसके 2-4 रैप्टे मार के ही जाएगा। तो अगर आप बेवकूफ़ हो तो हर जगह आपके लिए डेंजरस है। दिल्ली में इतनी खतरनाक जगह है भाई, सड़क पे चलते चलते फ़ोन पे बात करो, आपका फ़ोन बच ही नहीं सकता। तो बेवकूफ़ हो तो भाई पूरी दुनिया खतरनाक है, जितने आप दिमाग से काम लोगे तो आपके लिए कोई जगह नहीं है फिर खतरनाक। और अवॉइड करो, रात के टाइम बाहर मत निकलो, थोड़ा ध्यान रखो। वो नेबरहुड काफ़ी डेंजरस है यूएस वाला, जिधर हम गए थे उधर काफ़ी क्राइम होते हैं। इवन जब मैं वीडियो बना के उसी टाइम एक आदमी को मारा भी गया। तो मैं बस अगले को जाके अगले से बहस तो करता नहीं, अपने काम से काम रखो, आई कांटेक्ट ना बनाओ लोगों से। और जैसे आप यूएस में जो मोस्टली, मैं एक न्यूयॉर्क का पुलिस ऑफिसर था, उससे मेरी बात हो रही थी, तो मेरी उससे दोस्ती होगी। वो मेरे को एक कंट्री है हाइती नाम की कंट्री है, उधर एक बार में मिला था, वो न्यूयॉर्क में पुलिस ऑफिसर है। तो मैंने उससे पूछा भाई ये जो क्राइम्स करते हैं यूजुअली लोकल गैंगस्टर्स, इसका मेन रीज़न क्या है? तो उसने मेरे को बोला कि भी ना जैसे आप रात को या कहीं से गुजर रहे हो किसी खतरनाक जगह से, पहली बात तो आप उधर गए हो, आपकी गलती, लेकिन अब आप आ गए, तो वो बोलता है कि भी जैसे आपको कोई ब्लैक दिखा है, जो भी नेबरहुड है, वो पुलिस वाला ब्लैक था और वो भी ब्लैक्स को ही रेफर करा था, ब्लैक लोगों को। आपको कोई दिखा ब्लैक आदमी या कोई गैंग सी दिखी, उनको देख के आप एकदम से ऐसे कर रहे हो, तो वो उसको डिसरिस्पेक्ट देखते हैं कि भी हम चोर है, तुम्हारे आगे ऐसे क्यों करी। आपको पहले ही छुपा के जाना है, पहली बात तो जाना ही नहीं, गए तो छुपा के जाओ, और उन्होंने देख लिया तो बस कोई नहीं देख लिया, चलते रहो, ऐसे एक्ट मत करो। तो बोलता मोस्टली क्राइम इस वजह से होते हैं, लोग ऐसी जगह आ जाते हैं रात को, औरतें अपना पर्स देख के यूँ करने लग जाती है, लोग ऐसे अजीब से एक्ट करते हैं, तो वो बोलते हैं कि भी तू तो हमारी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, हमारी गली में आगे हमें ऐसे दिखा रहे कि जैसे हम चोर हो। फिर उनको लूटते हो, फिर उनके साथ स्टैबिंग वगैरह ये सब चीज़ें होती है। तो पहली बात तो ये चीज़ें अवॉइड करो, फिर भी कभी फंस गए तो थोड़ा दिमाग से काम लो। तो जो भी लोग देख रहे हैं, आप उनको कोई एडवाइस देना चाहते हो कि वो इस करियर में आ सकते हैं, और कि आपको कभी ये डर लगता है कि ये करियर कभी ख़त्म ना हो जाए, यूट्यूब से पैसे मिलना बंद हो जाए? तो देखो यूट्यूबर की लाइफ भी एक आर्टिस्ट ही है बेसिकली हम,
और आर्टिस्ट हुए जितने भी, उनकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती। बॉलीवुड में ही आप देख लो, वो अब गया, शाहरुख खान वगैरह टाइम तक ही था वो टाइम। नए एक्टर्स आ रहे हैं, हर कुछ टाइम में बदलते रहते हैं, लोग बोर हो जाते हैं। और एंटरटेनमेंट इतना ज़्यादा अवेलेबल हो गया ना अपने पास। पहले तो कोई फिल्म लगती ज़्यादा थिएटर में जाके फिल्म देखा है, कई महीनों तक वही चलेगी, फिर वो टीवी पे आएगी रोज़, और वही है। अब इतने सारे ऑप्शन है, रील देख ली, टिकटॉक देख लिया, यूट्यूब देख लिया, शॉर्ट्स देख रील चालू करो, देखते ही चले जाते हैं। नेटफ्लिक्स देख लिया, मतलब 10 सेकंड में इतना एंटरटेनमेंट आप ले सकते हो। तो क्यों कोई आदमी एक ही आदमी को देखता रहे? तो उसके लिए एक तो आपको बहुत ज़्यादा यूनिक होना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा, अपना कंटेंट हमेशा एंगेजिंग रखना पड़ेगा। और फिर भी तब आप चलोगे जब हमेशा ही लोग आपको पसंद करते रहे, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। इवन क्रिकेटर्स ही, विराट कोहली कुछ साल में रिटायर हो जाए, कितना बड़ा क्रिकेटर है। तो ये तो हमें कभी नहीं सोच के चलना चाहिए भाई मैं लाइफ टाइम स्टार रहूँगा। स्टार्स की जो लाइफ है ना, छोटी रहती है हमेशा। तो इस चीज़ से मैं भी अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, और मैं चाहता भी नहीं कि मैं पूरी लाइफ टाइम करूँ। मेरा तो प्लान है 2-3 साल में शायद करूँगा मैक्सिमम, उसके बाद मैं शायद सेटल हो जाऊँ। और उसके आगे मैं करना भी नहीं चाहता कि कैमरा लेके हमेशा ट्रैवल करते रहो ये वो। तो आपका सवाल ही नहीं इसलिए क्या था वैसे? एडवाइस की? अच्छा, एडवाइस यही है भाई, आप जो भी चीज़ कर रहे हो और आप सोचते हो कि भाई आप यूट्यूबर बनना चाहते हो या फिर ट्रैवल ब्लॉगिंग या व्लॉगिंग शुरू करना चाहते हो, तो पूरी तरह इसमें स्विच मत करो। अगर आपके पास पैसे है तो आप सोच रहे हो कि मैं ट्रैवलिंग में लगाना चाहता हूँ, या आपके पास एक फुल टाइम या पार्ट टाइम जॉब है, जो भी चीज़ है, अपनी जॉब छोड़ के इसमें मत आओ, इसे पार्ट टाइम करो और अपने पूरे पैसे इसमें इन्वेस्ट मत करो, थोड़े करो। जैसे मैंने कहा, बहुत लोगों से ट्रैवलिंग होती ही नहीं है। थोड़े पैसे लगा के जब आप ट्रैवल करोगे तब आपको पता चलेगा नहीं ये तो मेरे लिए है ही नहीं चीज़। तो अच्छा हुआ आपने सारी इन्वेस्टमेंट नहीं लगाई, अच्छा आप अपनी जॉब छोड़ के वो चीज़ ट्राई नहीं करी। आपको पहले ही पता चल जाएगा, आप रुक जाओगे, आपके मन से वो चीज़ चलेगी कि मुझे करना था, कभी आपने करके देख लिया, आपको पसंद नहीं आई, ठीक है, अब आप अपनी जॉब करो या जो भी कर रहे थे वो करो। तो यही है कि भी स्टार्ट स्लो, फिर देखो आपको वो चीज़ जचती है नहीं, देन यू कैन इंक्रीज द पेस, और फिर आप इसमें करियर भी बना सकते हो। तो मेन सवाल पे आते हैं, यूट्यूब से खर्चा पानी कितना निकल जाता है? भाई खर्चा पानी यूट्यूब में, दरअसल यूट्यूब की कोई फिक्स्ड इनकम नहीं होती है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, क्योंकि इसका एल्गोरिदम यूट्यूब को खुद को ही पता है। डिपेंड करता है आपकी ऑडियंस की एज रेंज क्या है, जेंडर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंटली जोग्राफी क्या है, किधर से आपके व्यूज़ आ रहे हैं। कोई व्यू इंडिया से आ रहा है और कोई अमेरिका से आ रहा है, तो 10-11 गुना कमाई है उस व्यू की जो अमेरिका से आ रहा है। और जो फाइनेंस के चैनल्स है, टेक के चैनल है, उनमें काफ़ी कमाई होती है। फिर उसके बाद ट्रैवल में भी ठीक ठाक होती है, लेकिन ट्रैवल का खर्चा बहुत ज़्यादा है। मान लो मेरी कमाई तो हो रही है 2-4 लाख आराम से, लेकिन ट्रैवलिंग में खर्चा भी उसी हिसाब से होता है। तो खर्चा पानी लेकिन उस हिसाब से मेरा निकल जाता है। 2-3 मेन तरीके हैं ट्रैवलिंग से जो पैसे आते हैं यूट्यूब से। एक होता है प्लेटफॉर्म रिवेन्यू, जो यूट्यूब हमें डायरेक्टली देता है। फिर होता है ब्रांड एंडोर्समेंट्स या स्पॉन्सरशिप्स, या फिर ब्रांड मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, तो वो दूसरा तरीका है। फिर उसके बाद और तरीके हैं, एफिलिएट मार्केटिंग। ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में कोर्स में, जो मैंने कोर्स लॉन्च करा है मेरा, हाउ टू गेट पे टू ट्रैवल द वर्ल्ड, उसमें मैंने अच्छे से समझा रखी है भाई कितनी कमाई होती है, ब्रांड्स कितना देती है, प्लेटफॉर्म रिवेन्यू क्या है, कैसे आता है, सारी चीज़ें कि भी कैसे ब्रांड्स को रीच आउट करें, टूरिज्म बोर्ड्स कितना पैसे देते हैं, जैसे मैं साउथ कोरिया गया, और कैसे उनको रीच आउट करें, होटल्स कितने देते हैं, एयरलाइंस कितने देती है। अगर आपको व्लॉगिंग नहीं करनी है, ब्लॉगिंग नहीं करनी, तो क्या तरीके हैं ट्रैवल करके पैसे कमा के, बिना सोशल मीडिया पे आए आप किन किन तरीक़ों से दुनिया घूम सकते हो, उससे पैसे कमा सकते हो। तो वो मेरी वेबसाइट पे है अवेलेबल। जस्ट अभी रिसेंटली मैंने मेरा कोर्स लॉन्च किया था, हाउ टू गेट पेड टू ट्रैवल द वर्ल्ड। वेबसाइट का नाम है passengerparamveer.com। उस पर आप जाओगे तो वो कोर्स मिल जाएगा, काफ़ी सस्ता मैंने रख रखा है। अभी मैंने प्राइस बढ़ाना है शायद, पर अभी 1000 रुपये का है, और शुरू में सोचा था कि भी 4-5 हज़ार रुपये का एटलीस्ट रखूँ, क्योंकि मैंने सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी मेरी ट्रैवलिंग की, यूँ की उस कोर्स में सब कुछ बता रखी है। अभी 1000 रुपये का, अगर रेट ना बढ़ाओ तो आप चेक कर लेना, 1000 में मिल जाएगा आपको। और 1.5-2 घंटे का कोर्स है, वो सारे डाउट्स क्लियर कर देगा, कितनी कमाई, कैसे कमाई, और आप भी वो कैसे कर सकते हो, सारा समझा रखा है। तो अगर आपको सर्च भी नहीं करना तो डिस्क्रिप्शन में तो लिंक मिल ही जाएगा, उधर सीधा क्लिक करो और सीधा बाय कर लो। तो जैसे अभी मैंने पहले सुना था कि आपने बोला कि आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन टर्की है, और आपने पहले ही बताया था कि आप इंटर्नशिप उधर क्यों करने गए। दरअसल पता है क्या होता है, कुछ ना डेस्टिनेशन ऐसी हो जाती है कि आपके दिल के काफ़ी करीब हो जाती है। तो जहाँ से मेरे को ट्रैवलिंग की शुरुआत हुई, ट्रैवलिंग का जो पैशन आया, जो प्यार हुआ ट्रैवलिंग से, वो टर्की से ही स्टार्ट हुआ, लोगों से मिलने का और हर चीज़ का, नई लैंग्वेजेस सीखने का। तो वो एक रीज़न है। दूसरी चीज़, जब भी हम ट्रैवल करते हैं सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती है। कोई ट्रैवल करता है रिलीजियस जगहों पे जाने के लिए, कोई नाइट लाइफ देखने के लिए, कोई खाने के लिए, कोई लैंडस्केप नेचर्स के लिए, कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए, हाइकिंग के लिए, स्कीइंग के लिए। मैं थोड़ा सा बैलेंस रखता हूँ हर चीज़ का। मुझे जो जो चीज़ें पसंद है वो है, एक तो खाना हो, हॉस्पिटैलिटी कैसी है, लोग कैसे है, वेदर कैसा है, लैंडस्केप्स, स्पोर्ट्स वगैरह, सारी चीज़ का थोड़ा थोड़ा मेरे को वो पसंद है।
तो मेरे ख्याल से टर्की इज़ द परफेक्ट बैलेंस ऑफ ऑल दीज थिंग्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कितना सस्ता है वो देश, तो टर्की काफ़ी सस्ता है, काफ़ी खूबसूरत लैंडस्केप्स है, खाना आई थिंक टर्किश फूड इज़ ओनली सेकंड टू इंडियन फूड, ज़बरदस्त खाना है, लोग काफ़ी वेलकमिंग है, मज़ेदार देश है। तो यही रीज़न था, एक तो पहली इंटर्नशिप वहाँ पे, पहला मेरे को ट्रैवलिंग का शौक वहाँ से लगा, दूसरी चीज़ इट इज़ अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ और बहुत सस्ता है। तो एक मेरे को दिमाग में सवाल है कि ट्रैवलिंग को बिल्कुल फ्री में हम कर सकते हैं? मतलब फ्री में बजट में या फ्री में? फ्री में पूरा। अच्छा, फ्री में नहीं, कभी नहीं कर सकते भाई। काफ़ी ट्रैवल ब्लॉगर्स या फिर लोग क्लिक बेट करते हैं कि वी ट्रैवल फॉर फ्री या फिर फ्री में ट्रैवल करे, पर ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, फ्री में ट्रैवलिंग हो ही नहीं सकती। एक दिन अब जैसे हम हिसार में बैठे, हम लिफ्ट मांग के राजगुरु मार्केट में समोसा खाया है, वो बात अलग है, किसी ने फ्री में समोसा खिला दिया, वापस भी लिफ्ट लेके आ गए। पर जब आप लॉन्ग टर्म ट्रैवल करते हो, फुल टाइम ट्रैवलिंग करते हो, इम्पॉसिबल है। और इंडिया से बाहर जाते हो तो हमें वीज़ा भी लेना होता है, वीज़ा फ्री थोड़ी हो जाएगा हमारे लिए, वीज़ा के तो पैसे देने ही पड़ेंगे, किसी देश में जाना है तो वो खर्चा तो आएगा ही आएगा। ट्रैवलिंग कभी भी फ्री नहीं हो सकती। अब आप कहोगे कि भी मैं भी तो साउथ कोरिया गया उनकी सरकार के पैसे पे, पर किसी ना किसी तरह से आपको पे करना ही पड़ता है। मैं अपने एसेट्स के थ्रू पे कर रहा था, मैंने उनकी यूट्यूब वीडियो बनाई, मेरा उनसे कॉन्ट्रैक्ट था, उन्होंने मेरे ऊपर पैसे खर्चे, मेरे को रोज़ के पैसे भी देते थे अलग से, कैश भी, लेकिन फ्री नहीं है वो। मैं पे तो कर रहा हूँ ना, मैं यूट्यूब पे उनको एक्सपोजर दे रहा हूँ ताकि ऑडियंस आए और ट्रैवलर्स आए, टूरिस्ट आए और उस देश में और ज़्यादा पैसा खर्च के जाए, तो वो फ्री नहीं है, मैं किसी ना किसी तरीके से उनको पे करने लग रहा हूँ। हाँ, तो ट्रैवलिंग फ्री हो ही नहीं सकती। आप या तो पैसे के मॉनिटरी या फाइनेंसिस डायरेक्टली आप उन्हें पे कर रहे हो, या फिर आप किसी और वे में उन्हें सपोर्ट कर रहे हो या फिर पे कर रहे हो जिनसे कल को उन्हें ही फ़ायदा हो या फिर बराबर फ़ायदा है जो भी। तो फ्री ट्रैवलिंग कभी भी नहीं हो सकती, ये एक मिथ है। बजट में हो सकती है, ट्रैवल से आप पैसे भी कमा सकते हो, जैसे मैंने कोर्स भी लॉन्च किया, जैसे मैं कमा रहा हूँ, काफ़ी ट्रैवल ब्लॉगर्स या जो ब्लॉगिंग नहीं करते वो भी कमा रहे। पर ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही फ्री में आप बेड में लेटे हो, कोई गेट खटखटाए, सुबह आके बोला ले भाई 1 करोड़ रुपए दुनिया घूम मजे कर, ऐसे कोई नहीं करता। तो फ्री तो हो ही नहीं सकती, ये निकाल दो मन से। तो जैसे भैया ने बताया, भैया का सबसे फेवरेट डिश फूड स्वीट है घेवर, तो मैं भैया के लिए लेकर आया हूँ घेवर। थैंक यू भाई सुकृत, सैनी स्वीट्स का घेवर। और मैं भी आ रहा था ना, हम अभी नरवाना गए थे, फिर आते हुए उकलाना वगैरह, अभी हम सैनी स्वीट्स पे रुके थे थोड़ी देर पहले घर वालों के साथ, तो मैं वहाँ से घेवर ऑलरेडी लेके आ चुका, पर मेरी मुझे यार थोड़ा सा खा के निकलूँ, पर मैं बिना खाए आ गया। पर सही है, मैं यहाँ बैठे खा लूँगा। ये घेवर तो भाई बहुत यूज़ होता है हमारे। मैं आया हूँ मेरे ख्याल 7-8 दिन पहले हूँ और अभी तक मैं 6 किलो घेवर खा चुका 7-8 दिन में। बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एक किलो रोज लगता है मेरा घेवर, एक बार में मैं आधा किलो खाता हूँ। आपको और किसी कंट्री में मिल जाता है घेवर? नहीं, घेवर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली के अलावा कहीं मिलता ही नहीं, और इंडिया में ही नहीं मिलता। तो भाई ये तो घेवर से बहुत, और सीजनल चीज़ है, तो हर साल, इस साल तो मैं आया ही स्पेशली इसलिए हूँ कि भी घेवर खाऊँ 1 महीना आराम से, बहुत एक्साइटेड था मैं। पर अभी मैं एक्सरसाइज करूँगा, बाकी जिम में आ गया, संडे का दिन है, जिम हमें इस बहाने खुली मिल गई कि भाई पॉडकास्ट होएगा, तो मैं बोला मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करूँगा। तो अपने को संडे एक दिन, क्योंकि सार में जिम सारी बंद होती है, कोई भी जिम खुली नहीं मिलती, तो एक्सरसाइज कर नहीं सकते थे, लेकिन अब गिनीज जिम में, प्राइवेट जिम में करेंगे आज। तो इसी के साथ हमारा पॉडकास्ट होता है खत्म। मेरे को भैया के साथ बहुत मजा आया पॉडकास्ट शूट करके, भैया ने अपनी नॉलेज शेयर करी मेरे साथ, और आप भी अपना कमेंट में फेवरेट पार्ट बता देना कि आपको कौन सा लगा। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है, पॉडकास्ट होता है खत्म। थैंक यू सो मच भैया। तेरा फेवरेट पार्ट क्या था वीडियो का? मेरा फेवरेट कंट्री कौन सी थी? इजिप्ट। इजिप्ट दी थी यार, टर्की थी यार। टर्की थी क्या? ये तो पकड़ा गया। ये आएगा। भैया ने तो मुझे ही फंसा दिया। टर्की थी भाई। मैंने 3 कंट्रीज बोली थी, टर्की, बाकी 2 काफी मुश्किल है, पर कोई याद है तेरे को? इथोपिया। हाँ, पोलैंड थी, एक ग्वाटेमाला थी। नहीं, वो अंडररेटेड थी। टॉप 3 में मैंने बोली थी टर्की, ग्वाटेमाला और पोलैंड। अब याद रखेंगे अगली बार। अब बता, 3 बता। ग्वाटेमाला, नहीं सही है, पोलैंड और टर्की। टर्की, पोलैंड और ग्वाटेमाला। हाँ सही है। नहीं सही है। अब वीडियो खत्म कर देते हैं। थैंक यू सो मच आने के लिए। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इस पॉडकास्ट को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना, और अगर ज़्यादा ही अच्छा लग गया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना चैनल। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो है पॉडकास्ट में, तब तक के लिए गुड बाय। तो इसी के साथ हमारा आज का पॉडकास्ट होता है खत्म। मेरे को भैया के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आया, भैया ने अपनी नॉलेज शेयर करी और मतलब मज़ा आ गया। और क्या करें? ब्लूपर में आ जाएगा, सही है। तो इसी के साथ आज का हमारा पॉडकास्ट होता है खत्म। मेरे को भैया के साथ पॉडकास्ट बना के बहुत मज़ा आया। भैया ने अपनी इतनी बढ़िया लैंग्वेज
लैंग्वेज नहीं, नॉलेज। नॉलेज लैंग्वेज शेयर करी, लैंग्वेज तो आती है। अरे पहली बार है इतने।